हेलो एंड वेलकम बैक टू किंग्स कॉमर्स जोन। सो दोस्तों, आज का जो सेशन है उस सेशन में हम जो टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इससे पहले मैंने एक टॉपिक बनाया था, टॉपिक पे वीडियो बनाया था। एक्चुअली वो साउंड की वजह से, साउंड इशू था, वो सही से रिकॉर्ड नहीं हो पाया तो मैंने इसको डिलीट कर दिया। वो था सिंगल एंट्री सिस्टम पे। अब मैं वो उसको बाद में बनाऊंगा, दोबारा से बनाना पड़ेगा, बाद में बनाऊंगा। आज का जो टॉपिक है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। अब जैसा कि सुनने में आया है कि आपका एग्ज़ाम थोड़ा और लेट हो सकता है, मे भी शायद नवंबर में ना हो, लेकिन आप तैयारी पूरी रखो। ऐसा र्यूमर्स हैं, पता नहीं सही है या गलत हैं। तो अब आपको थोड़ी सी जो मैं रिवीजन है वो थोड़ी स्लोली कराऊंगा ताकि थोड़ी और डेप्थ में पढ़ा जा सके, क्योंकि अब टाइम है, पहले टाइम नहीं था तो क्विक रिवीजन थी। अब थोड़ी सी मतलब जहाँ पर मैं एक टॉपिक 1 या 2 लेक्चर में ख़त्म करता था, 1 लेक्चर में ख़त्म करता था, अब उसको 2 या 3 लेक्चर में ख़त्म करूँगा, सो दैट थोड़ा डेप्थ में जा सकें। टाइम है तो क्यों ना टाइम का पूरा इस्तेमाल करें हम। तो आज जो टॉपिक मैंने शुरू किया वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। इसको 3 या 4 हम सेशंस में ख़त्म करेंगे, फिर इसके एमसीक्यूज़ भी डिस्कस करेंगे। पूरा सेशन इसके एमसीक्यूज़ का मैं लेके आऊँगा। इसके साथ ही आपको ये भी बता दूँ कि मॉक टेस्ट 10 जिसमें 500 क्वेश्चन हैं, हर टेस्ट में 50 क्वेश्चन, वो अवेलेबल है विद एनालिसिस वीडियोस, और साथ ही साथ 900 एमसीक्यूज़ की पीडीएफ अवेलेबल है आपको हमारी ऐप किंग्स कॉमर्स जोन पर। ऐप डाउनलोड कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से वो 500 एमसीक्यूज़ प्लस 900 अलग से एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस कर सकते हैं। 1400 एमसीक्यूज़ काफ़ी हैं किसी एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दोस्तों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? देखिए, बिजनेस के एंड में हम बनाते हैं अपने फाइनल अकाउंट्स। फाइनल का मतलब हो गया आखिरी, यानी उसके बाद हम कोई और अकाउंट्स नहीं बनाते, वो आखिरी होते हैं। और आखिरी अकाउंट कब बनते हैं? जब हम अपना बिजनेस का परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट या लॉस, या अपनी फाइनेंशियल पोजीशन देखना चाहते हैं, एसेट्स कैपिटल लायबिलिटी देखना चाहते हैं, तो हम क्या बनाते हैं? फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। अब उस फाइनल अकाउंट्स में हम कितने तरह के अकाउंट्स बनाते हैं दोस्तों? अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है दोस्तों, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है जो खुद प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती है, तो वो जो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी वो 4 बनाएगी। पहला एक बनाएगी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्यों बनाएगी? जो गुड्स वो मैन्युफैक्चर कर रही है उसकी कॉस्ट जानने के लिए कि कितनी कॉस्ट आई। फिर वो अपना बनाएगी ट्रेडिंग अकाउंट, उस पर उसको कितना ग्रॉस प्रॉफिट हुआ वो ट्रेडिंग अकाउंट से पता चल जाएगा। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगी जिससे पता चल जाएगा कि नेट प्रॉफिट कितना है। और लास्ट में क्या बनाएगी? बैलेंस शीट। कौन सी? अगर वो कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, याद रखना, मैन्युफैक्चरिंग, कोई खुद मैन्युफैक्चर करके चीज़ को आगे बेचने तक का काम करती है। क्लियर है? तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बनाती है 4 तरह के अकाउंट। ट्रेडिंग इंडस्ट्री कोई है जिसका काम है बनी बनाई चीज़ खरीदना, वो 3 तरह के बनाएगी, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। और अगर एक और तरह की है, और अगर कोई सर्विस इंडस्ट्री है, सर्विस इंडस्ट्री, तो वो ना तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते हैं ना ट्रेडिंग, क्योंकि वो सर्विस प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल जैसे हम जियो की सर्विस लेते हैं, मोबाइल सर्विस, या आपके घर में केबल लगा हुआ है, या इंश्योरेंस का काम, बैंकिंग का काम, ये सारी सर्विस इंडस्ट्रीज हैं। तो क्योंकि ये प्रोडक्ट कहीं खरीदती नहीं है, तो ये अपना सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाती है। तो ये आपको याद रखना है। तो चलिए अब पढ़ते हैं आगे क्या है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है साल के एंड में, जो आपका अकाउंटिंग पीरियड होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च हो सकता है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर हो सकता है। तो जो भी अकाउंटिंग पीरियड आपका एंड होता है, तो उस वक्त हम अपनी बिजनेस की परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं, और उस परफॉर्मेंस को देखने के लिए हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, तो पढ़ते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर द समरी स्टेटमेंट विच आर प्रिपेयर्ड टू शो द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन एंड इट्स फाइनेंशियल पोजीशन एट द एंड ऑफ सच पीरियड। तो साल के एंड में हम अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस या फाइनेंशियल पोजीशन देखना चाहते हैं, उसके लिए हम बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये जो ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इनको हम कहते हैं इनकम स्टेटमेंट। याद रखना, एमसीक्यू आपको पूछ सकते हैं कि इनकम स्टेटमेंट इंक्लूड्स, उसमें क्या क्या आता है। तो ऑप्शन में पूछेंगे ट्रेडिंग अकाउंट, ऑप्शन बी प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ऑप्शन सी बैलेंस शीट, और ऑप्शन डी बोथ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। तो आपका आंसर होना चाहिए बोथ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट।
किसको कहते हैं, इनकम स्टेटमेंट। बैलेंस शीट को कहते हैं पोजीशन स्टेटमेंट, पोजीशन स्टेटमेंट जो आपके एसेट्स कैपिटल लायबिलिटी के बारे में बात करती है। और तीनों को, अगर मैं तीनों को एक कंबाइंड नाम दे दूं तो इसको कहते हैं, तीनों को जॉइंटली कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये आप जरूर याद रखना क्योंकि एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो दोनों को कहेंगे इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट को कहेंगे पोजीशन स्टेटमेंट, और तीनों को जॉइंटली क्या कहेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अब सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है इसमें वो होता है ट्रेडिंग अकाउंट बनाना। हम सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट। तो दोस्तों जो ट्रेडिंग अकाउंट है इसमें हमें क्या पता चलता है, दोस्तों एक चीज़ मैंने खरीदी, मान लो ये एक पेन है, मैंने खरीदा 10 रुपये में, और इसी पेन को मैंने 10 रुपये का लेके 15 रुपये में बेच दिया। तो जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है 10 और 15 के बीच में कितना डिफरेंस है, 5 रुपये का। तो ये उस प्रॉफिट, वो ग्रॉस प्रॉफिट है, उस ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में बताता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या बताता है, बाइंग एंड सेलिंग में जो आपने पैसा कमाया या फिर पैसा लूज किया उसके बारे में बताता है, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। अब बाइंग एंड सेलिंग के बीच और बहुत सारे काम होते हैं। फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट मैंने खरीदा और 15 में बेचा, क्या वो पूरा 5 रुपये मुझे बचेगा? नहीं, पूरा 5 नहीं बचेगा, क्योंकि खरीदने और बेचने के बीच भी कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जिसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इसके बाद क्या खर्चे हैं भाई, मैंने ये पेन खरीदा, फिर इस पेन की प्रमोशन करूंगा, ऐड वैड करूंगा, मेरा अगर ऑफिस का स्टाफ है उनकी सैलरी भी देनी, तो और बहुत सारे खर्चे होंगे, वो भी मुझे करने हैं। तो वो खर्चे करने के बाद मेरा जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा नेट प्रॉफिट, जो कि कहाँ में दिखेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ट्रेडिंग अकाउंट में हमें क्या दिखेगा, ग्रॉस प्रॉफिट, जो बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज़ के बारे में बताता है कि बाइंग कितने में की, सेलिंग कितने में की, कितना ग्रॉस प्रॉफिट है, कितना ग्रॉस लॉस हुआ। असल प्रॉफिट जो होता है वो हमें कहाँ दिखता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों नॉमिनल अकाउंट हैं। अब ये दो अलग अलग क्यों हैं, क्योंकि जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, याद रखना जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस हैं वो सारे हम कहाँ दिखाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में, और जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं वो सारे हम कहाँ दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब बात करते हैं कि डायरेक्ट एक्सपेंस किसे कहते हैं। दोस्तों किसी प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल से लेकर, जब रॉ मटेरियल हमने खरीदा, बनने तक का खर्चा वो है डायरेक्ट। तो एक प्रोडक्ट को रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट तक कन्वर्ट करने में जितने भी तरह के खर्चे आएंगे वो सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। और प्रोडक्ट के बनने के बाद जो खर्चा आएगा वो इनडायरेक्ट है। फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट बनने में क्या खर्चा आएगा भाई, सबसे पहले तो आपको स्टॉक चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है। उसके बाद वेजेस चाहिए, जो लोग प्रोडक्ट रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो उनको हम वेजेस देंगे। उसके बाद किराया लगा, परचेज के ऊपर जो खर्चे आए, ठीक है। इसी तरह फैक्ट्री के अंदर जितने भी खर्चे होंगे, फैक्ट्री यानी जहाँ पर प्रोडक्ट बनता है उसके अंदर जितनी तरह के भी खर्चे होंगे वो सारे के सारे डायरेक्ट हैं। और एक बार प्रोडक्ट बन गया उसके बाद जो भी खर्चा होगा वो क्या होगा, इनडायरेक्ट। अब एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, एक दो चीज़ें मैंने बता दी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब बता दिया, इनकम स्टेटमेंट, पोजीशन स्टेटमेंट। और क्या आपने याद रखना है कि डायरेक्ट एक्सपेंस में कौन कौन से एक्सपेंस आते हैं, क्योंकि कई बार आपको क्वेश्चन एमसीक्यू में ऐसा दिखेगा जहाँ पर वो एक पर्टिकुलर एक्सपेंस दे देगा और बोलेगा बताओ कि ये एक्सपेंस कहाँ आएगा। ऑप्शन आपको दे दी जाएंगी कि डेबिट साइड ट्रेडिंग अकाउंट की, या क्रेडिट साइड ट्रेडिंग अकाउंट की, डेबिट साइड प्रॉफिट लॉस अकाउंट की, क्रेडिट साइड प्रॉफिट लॉस अकाउंट की। आपको एक्सपेंस की पहचान करनी है कि डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट। और एक्सपेंस की बात है तो आप सबको पता है कि जितने भी एक्सपेंस होते हैं वो चाहे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो या ट्रेडिंग अकाउंट, आते सारे कहाँ हैं, डेबिट साइड में, क्योंकि रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेज। तो जितने भी एक्सपेंस एंड लॉसेज हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट हो या प्रॉफिट लॉस अकाउंट दोनों की डेबिट साइड में आएंगे। बस फर्क सिर्फ इतना है कि आपको पहचान रखनी है कि डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट। डायरेक्ट है तो ट्रेडिंग अकाउंट में, और इनडायरेक्ट है तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, कहाँ, डेबिट साइड में। तो आज हम बात करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में जिसमें कि हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेते हैं। चलिए जी आगे निकलते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट पहले जान लेते हैं क्या है ट्रेडिंग अकाउंट। मैंने वैसे थोड़ा बता दिया आपको। ट्रेडिंग अकाउंट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच शोज द रिजल्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसका फर्स्ट पार्ट है, जो हमें किसके बारे में बताता है, जो हमें बताता है हमारी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, या फिर अगर हम कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो उसके बारे में बताता है, यानी हमारे ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस के बारे में हमें बताता है।
द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इज टू असर्टेन ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। तो ये भी एमसीक्यू बन जाता है कि ट्रेडिंग अकाउंट हम क्यों बनाते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस दिखाने के लिए। नीड, इसकी क्या जरूरत है, सिर्फ दिमाग में रखो। पहला, टू नो द ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस। हमें ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस कितना हुआ, उसके लिए हम क्या बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। टू नो द डायरेक्ट एक्सपेंस, कि कितने हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उसके बारे में जानने के लिए। टू मेक कंपैरिजन ऑफ स्टॉक को कंपेयर करना कि ओपनिंग स्टॉक हमारे पास कितना था जब मतलब हमने साल शुरू किया और क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास कितना बचा है। एंड टू फिक्स अप द सेलिंग प्राइस। भाई सेलिंग प्राइस, जब तक मुझे एक प्रोडक्ट की कॉस्ट नहीं पता होगी मैं सेलिंग प्राइस फिक्स नहीं कर सकता। अगर मुझे पता है कि इसकी कॉस्ट मुझे 10 रुपये है तो मैं अपना सेलिंग प्राइस 12 रुपये रख सकता हूँ, 15 रुपये रख सकता हूँ, 16 रुपये रख सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे इसकी कॉस्ट ही नहीं पता तो मैं सेलिंग प्राइस फिक्स नहीं कर सकता। तो ट्रेडिंग अकाउंट किस लिए बनाया जाता है, कॉस्ट देखने की कि गुड्स की कॉस्ट क्या है, आपको वो गुड्स आपने कितने में बनाई या फिर आपको कितने में आपने उसको खरीदा। तो हमें अगर सेलिंग प्राइस भी फिक्स करना है तो उसके लिए भी हमारे पास गुड्स जो हमारी गुड्स हैं उसकी कॉस्ट जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि हमें कहाँ से पता चलेगी, ट्रेडिंग अकाउंट से। चलिए जी नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज इसका फॉर्मेट। अब ट्रेडिंग अकाउंट मैंने लिख दिया, नॉमिनल अकाउंट आप भी नोट डाउन कर लेना। ये नॉमिनल अकाउंट है। क्यों नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेज हम यहाँ दिखाते हैं और जितनी इनकम और गेन्स हम यहाँ क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। तो शुरुआत कहाँ से करते हैं, फॉर्मेट आपको दिमाग में नहीं रखना पूरा, आपको सिर्फ याद रखना है कि एक्सपेंस डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट, बस इतनी बात। तो डेबिट साइड में एक्सपेंसेस, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक किसे कहते हैं दोस्तों, साल की शुरुआत में जो हमारे पास स्टॉक है, या महीने की शुरुआत में हमारे पास जो स्टॉक है, या वीक की हफ्ते की शुरुआत में जो हमारे पास स्टॉक है, या अगले दिन का शुरू में जो हमारे पास स्टॉक है वो हमारा ओपनिंग स्टॉक है। आज का जो स्टॉक, मान लो आज मैंने बिजनेस बंद किया, मेरे पास 10,000 का स्टॉक बचा था, ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक है। लेकिन कल मैं जब शुरू करूंगा तो वही क्लोजिंग स्टॉक मेरा क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। तो कल का जो बचा हुआ स्टॉक आज का क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक हुआ वो जो स्टॉक आपके पास पहले से पड़ा हुआ था। अब डेबिट साइड में क्यों आया, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक जो स्टॉक आपके पास पड़ा है वो कहीं ना कहीं आपने या तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग की होगी या आपने कहीं ना कहीं से खरीदा होगा। खरीदा है या मैन्युफैक्चरिंग की है, खर्चा तो आया है, इसलिए वो डायरेक्ट एक्सपेंस और डेबिट साइड में आएगा। देन परचेज, उसके बाद आपने कुछ और स्टॉक भी खरीदा होगा। अगर आपका ओपनिंग स्टॉक था तो आपने कुछ परचेज भी करोगे, क्योंकि साल पूरा आपके पास ओपनिंग स्टॉक तो पूरे साल रहेगा नहीं, कुछ आपको नए सिरे से परचेजेस करनी पड़ेगी। तो जितनी आपने परचेजेस की उसमें से माइनस कर देनी है परचेज रिटर्न, यानी जितनी गुड्स आपने वापस कर दी तो बाकी परचेज आपने दिखा देनी है। याद रखना है कि यहाँ पर जो परचेजेस की हम बात कर रहे हैं, परचेजेस की जो बात कर रहे हैं इसमें दोनों तरह की परचेजेस, कैश प्लस क्रेडिट, दोनों तरह की परचेज आएगी और उससे माइनस कर देना है परचेज रिटर्न। तो ये याद रखना कि जब हम परचेज की बात करते हैं तो कौन सी परचेज लेनी है, दोनों तरह की, जो कैश में खरीदी, जो उधार में खरीदी, कैश प्लस क्रेडिट परचेज, उसमें से माइनस कर देना है परचेज रिटर्न, तो आपकी नेट परचेज आ जाएगी। आगे भी आपको बता दूंगा, ठीक है जी। परचेजेस आ गई। उसके बाद वेजेस। अब वेजेस हम किसको देते हैं, जो फैक्ट्री में लोग काम करते हैं, जिसको हम डे के हिसाब से पेमेंट करते हैं या आवर्स के हिसाब से पेमेंट करते हैं, यानी वो मजदूर जो सीधा प्रोडक्ट बनाने में, प्रोडक्ट को रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट तक कन्वर्ट करते हैं, जो वो लेबर होती है उसको हम क्या देते हैं, वेजेस। तो ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है। कैरेज या फ्रेट इनवर्ड, अब भाई मान लो आपने रॉ मटेरियल खरीदा या फिर गुड्स खरीदी, उसको जहाँ से आपने खरीदी वहाँ से अपने शोरूम तक लाना है या फैक्ट्री तक लाना है, तो प्रोडक्ट की परचेज पे जो आपने किराया दिया उसको हम कहते हैं कैरेज इनवर्ड या फिर फ्रेट इनवर्ड। डॉक ड्यूज, डॉक ड्यूज किसे कहते हैं दोस्तों, जहाँ पर शिप रुकते हैं, पानी के जहाज होते हैं जहाँ पर रुकते हैं, तो जहाँ वो अपना माल उतारते हैं या फिर माल को लोड अनलोड करते हैं तो उसमें वो चार्जेस लगती हैं उस डॉक के, तो उसको हम कहते हैं डॉक ड्यूज। मोटी पावर क्या है दोस्तों, पावर या फ्यूल, कोल, वाटर जो फैक्ट्री में यूज़ होता है उसको हम बोलेंगे मोटी पावर। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस यानी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो भी खर्चा आएगा वो आपका मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस हो गया। रॉयल्टी किसे कहते हैं दोस्तों, रॉयल्टी का मतलब हो गया, ये सारी चीज़ें अभी आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा, इसके पॉइंट्स भी लिखवा दूंगा आपको। रॉयल्टी किसे कहते हैं दोस्तों, किसी भी कोई ऑनर है किसी चीज़ का, किसी माइंस का या किसी पेटेंट का ऑनर है, हम उससे वो राइट ले लेते हैं, बदले में उसको कुछ पेमेंट करते हैं, वो रॉयल्टी है। तो किसी ऑनर को उसका जो राइट है वो यूज़ करने के बदले में जब हम कोई पेमेंट करते हैं तो वो भी रॉयल्टी, वो भी डायरेक्ट एक्सपेंस है। इंपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी कब लगती है, जब हम बाहर से कोई माल मंगवाते हैं, तो जब हमने परचेज़ की उसके ऊपर जो हमने इंपोर्ट ड्यूटी दी, बाहर से अब्रॉड से परचेज की, तो वो भी हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगा। देन यहाँ पर सेल्स हैं और सेल्स में से माइनस कर देनी है सेल्स रिटर्न। और याद रखना सेल्स का मतलब क्या है,
सेल्स का मतलब है नेट सेल। नेट सेल का मतलब क्या है? कैश प्लस क्रेडिट सेल माइनस सेल्स रिटर्न। कैश क्रेडिट सेल और माइनस कर देना है सेल्स रिटर्न, तो आपकी बन जाएगी नेट सेल। तो सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस कर दो, और ये सेल मतलब कैश और क्रेडिट दोनों ही। और उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक किसे कहते हैं? कि साल के एंड में जो स्टॉक आपके पास बच गया वो आपका क्या है? क्लोजिंग स्टॉक, यानी बचा हुआ स्टॉक जो बिका नहीं उसको बोलेंगे क्लोजिंग स्टॉक। और याद रखना, ये मैंने लिखा है, इंपॉर्टेंट है ये याद रखना कि इसको किस प्राइस पे लेना है? कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। ये आपका कौन सा कंसेप्ट है? कंजर्वेटिज्म। उसमें कहा था स्टॉक को किस प्राइस पे वैल्यूएट करना है? कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस, दोनों में से जो कम वैल्यू होगी वो यहाँ रिकॉर्ड की जाएगी। देन ये करने के बाद फिर आपने टोटल करना है। ये इनकम साइड है, अगर इनकम साइड बड़ी है एज कम्पेयर टू एक्सपेंस साइड या लॉस साइड, तो आपका आंसर रहेगा ग्रॉस प्रॉफिट। और अगर ये साइड बड़ी है एक्सपेंस वाली, तो आपका आंसर क्या रहेगा? ग्रॉस लॉस। इन दोनों में से, यहाँ पे स्टार बना रहा हूँ, इन दोनों में से कोई एक ही आएगा भाई, या तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा या ग्रॉस लॉस, दोनों नहीं आ सकते। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अब जो टर्म्स मैंने आपको लिखवाई, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, ये आप नोट डाउन कर लेना। इट इज द स्टॉक ऑफ अनसोल्ड गुड्स विच रिमेन्स एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, यानी ये स्टॉक का वो हिस्सा, वो अनसोल्ड गुड्स जो पिछले साल बच गई थी, लेकिन इस साल का जो पिछले साल का क्लोजिंग था, इस साल का क्या बन जाएगा? ओपनिंग स्टॉक। तो वो गुड्स जो पिछले साल बच गई हैं लेकिन इस साल का वो क्या बन जाएगा? ओपनिंग स्टॉक। तो उसको हम लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक। देन परचेजेज, गुड्स विच हैव बॉट फॉर रीसेल इज टर्म्ड एज परचेज। वो गुड्स जो हमने खरीदी लेकिन किसके लिए? बेचने के लिए, इसको हम क्या बोलेंगे? परचेज। नेट परचेजेज आर शोन, नेट परचेज आर शोन ऑन द ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में हम नेट परचेज हम शो करते हैं। और नेट परचेज कैसे निकालते हैं? ये फॉर्मूला मैंने लिखा है, ये फॉर्मूला भी एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज माइनस परचेज रिटर्न। कैश में जो गुड्स खरीदी, क्रेडिट मतलब उधार में जो गुड्स खरीदी, टोटल करके उसमें से जो गुड्स आपने वापस कर दी वो माइनस कर दो, तो आपकी आ गई नेट परचेज। अब ये पॉइंट देखो मैंने हाईलाइट किया है। इफ एडजस्टेड परचेज इज गिवन इन द ट्रायल बैलेंस, आपको ट्रायल बैलेंस दिया होता है, उसमें कई बार एडजस्टेड परचेज दी होती है। इफ एडजस्टेड परचेज इज गिवन इन द ट्रायल बैलेंस, देन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ क्लोजिंग एंड ओपनिंग स्टॉक विल नॉट अपीयर इन द ट्रेडिंग अकाउंट। आपने देखा भी, जो मैंने फॉर्मूला करवाया था, आपने देखा कि उसके अंदर आप देखो कि मैंने ओपनिंग स्टॉक भी लिखा था, क्लोजिंग स्टॉक भी लिखा था। ये देखिए ओपनिंग स्टॉक, और यहाँ मैंने लिखा था क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन अगर आपको एडजस्टेड परचेज दी होगी कभी क्वेश्चन में, तो याद रखना जब आपको एडजस्टेड परचेज दी है तो यहाँ पे सिर्फ हम क्या लिखेंगे? इसके साथ एक वर्ड लिख देंगे एडजस्टेड परचेज। उस केस में ना ओपनिंग स्टॉक आएगा ना क्लोजिंग स्टॉक आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि दोनों ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक हम इस जो एडजस्टेड परचेज को लेते हैं इसमें हमने ऑलरेडी एडजस्ट किए होते हैं। अभी आपको दिखाता हूँ उसके बारे में। तो सिंपल अभी याद रखो कि जब भी कभी एडजस्टेड परचेज दी होंगी तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट में ना ओपनिंग स्टॉक लेना है ना ही क्लोजिंग स्टॉक लेना है। चलिए, तो if adjusted purchase is given in the trial balance, then closing stock and opening stock will not appear in trading account। तो तब closing stock और opening stock को हम trading account में नहीं लेंगे, will not appear in trading account as both stock are adjusted in calculation of adjusted purchase। क्यों? क्योंकि दोनों स्टॉक को हमने एडजस्टेड परचेज कैलकुलेट करते वक्त एडजस्ट कर लिया था। तो क्या था एडजस्टेड परचेज का फॉर्मूला? ये फॉर्मूला भी याद रखो, इसमें पूछ सकते हैं। एडजस्टेड परचेज इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेज, नेट वाली परचेजेज, नेट मतलब मैंने अभी बताई, यानी कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज माइनस परचेज टर्न और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब देखिए इसमें से सारा एडजस्ट कर दिया हुआ, ओपनिंग स्टॉक भी क्लोजिंग स्टॉक भी, तो ये अब आपको नहीं दिखाना है। Then next is expenses carriage और freight inward। These expenses should be debited to trading account। इन expense को हमें कहाँ लिखना है? debited to trading account, यानी trading account में हमें इनको डेबिट कर देना है। Because they are generally paid for bringing the goods to the factory or place of business। क्योंकि जनरली ये किस लिए पे किए जाते हैं कि गुड्स को फैक्ट्री या प्लेस ऑफ बिजनेस तक लाया जा सके। तो वो जो हमने गुड्स खरीदी उस पर जो हमने किराया दिया उसको कहते हैं कैरेज इनवर्ड। और क्योंकि याद रखना परचेज के ऊपर कोई भी तरह का खर्चा आएगा वो आपके डायरेक्ट एक्सपेंस है, ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट, इफ एनी कैरेज और फ्रेट इज पेड ऑन ब्रिंगिंग एन एसेट। देखो मैंने हाईलाइट किया है कि कोई भी कैरेज या फ्रेट किसके लिए दिया जाए? किसी एसेट पे दिया जाए। मान लो आपने एक मशीन खरीदी, उस पर भी आपने किराया दे दिया, द अमाउंट शुड बी एडेड टू द एसेट अकाउंट। इसको हम क्या करेंगे? एसेट अकाउंट में ऐड कर देंगे। जैसे मैंने कहा था कि सपोज करो आपने एक मशीनरी खरीदी, सपोज 1 लाख रुपए की, ठीक है, और ऐड उसमें आपने उसको कैरेज या फ्रेट दे दिया, किराया दे दिया, उसको लाने का मान लो 10,000।
अब आपने ये जो किराया 10,000 दिया, यानी कुल कॉस्ट होगी 1,10,000, ये आपने एसेट्स में ऐड कर लेना है और इसको कहाँ दिखाना है, बैलेंस शीट में। तो याद रखो, द अमाउंट शुड बी एडेड टू एसेट अकाउंट, इसमें ऐड कर लिया, एंड मस्ट नॉट बी डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, तब हम इसको ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लेंगे। मस्ट नॉट बी डेबिटेड टू, कहाँ, ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लेंगे, ये कहाँ लेंगे, सीधा बैलेंस शीट में। एसेट में हम पूरी वैल्यू दिखा देंगे 1,10,000, क्यों, क्योंकि ये जो एक्सपेंचर है ये कैपिटल एक्सपेंचर है, और कैपिटल एक्सपेंचर हम बैलेंस शीट में, सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं दिखाते। ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट इज रॉयल्टी। तो मैंने बताया किसी का राइट यूज करने के बदले में हम जो उसे पैसे देते हैं, दैट इज रॉयल्टी। दिस इज द अमाउंट पेड टू द ओनर ऑफ माइन और पेटेंट फॉर यूजिंग हिज राइट। भाई ये पैसा किसको दिया जाता है, किसी ओनर को उसका राइट यूज करने के बदले में जब हम कोई पैसा देते हैं, वो राइट माइंस का भी हो सकता है, कोयले की खान होती है उसका राइट होता है, या फिर पेटेंट राइट हो सकता है। वो राइट यूज करने के बदले में उसको जो हम ओनर है उसको जो पैसा देते हैं वो रॉयल्टी है, और ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस है। इंपोर्ट ड्यूटी, बाहर से माल मंगाना, उसके ऊपर जो खर्च आया। इन केस गुड्स आर इम्पोर्टेड फ्रॉम अब्रॉड, अगर हमने गुड्स बाहर से इम्पोर्ट की, बाहर से मंगवाई, तो उस केस में इंपोर्ट ड्यूटी हैव टू बी पेड। उस केस में हमें क्या देनी पड़ती है, इंपोर्ट ड्यूटी। तो मैंने अभी कहा था कि परचेज के ऊपर किसी तरह का भी खर्चा आएगा वो आपका ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है। ऑल दिस रिलेट टू द गुड्स परचेज एंड देयरफॉर डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। और ये सारे किससे रिलेटेड हैं, गुड्स परचेज से, तो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट होंगे। तो याद रखना, कोई भी गुड्स आप खरीदते हो उस पर किसी तरह का भी कोई खर्चा आएगा परचेज के साथ, वो आपका ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। और अगर सेल के ऊपर कोई खर्चा आएगा तो वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। क्यों, अगर हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं इसका मतलब प्रोडक्ट के बनने के बाद का खर्च है, तो इनडायरेक्ट है, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो याद रखना, परचेज के ऊपर किया गया कोई भी खर्चा ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, और सेल के ऊपर किया गया कोई भी खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। चलिए जी, नेक्स्ट इज क्रेडिट साइड में क्या क्या आएगा। एक तो नेट सेल, बोथ कैश एंड क्रेडिट सेल विल बी इंक्लूडेड। अब देखिए नेट सेल का मतलब क्या है, मैं यहाँ पर इसका फॉर्मूला लिख ही देता हूँ, आपको याद रहेगा। नेट सेल्स इज इक्वल टू कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल माइनस सेल्स रिटर्न। तो आपको नेट सेल दिखानी है ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में। तो क्लोजिंग स्टॉक क्या है, साल के एंड में जो स्टॉक बच जाएगा, द गुड्स रिमेनिंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर इज नोन एज क्लोजिंग स्टॉक। वो गुड्स जो क्या हो गई, अनसोल्ड हो गई, कब, एट द एंड ऑफ द ईयर इज नोन एज क्लोजिंग स्टॉक। इट इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। जिस प्राइस, कॉस्ट और मार्केट प्राइस जो दोनों में से कम होगा, उस प्राइस पर हम इसको बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे। इट इंक्लूड्स क्लोजिंग स्टॉक ऑफ, इसमें सारे तरह के स्टॉक आते हैं। रॉ मटेरियल का, यानी जो स्टॉक, जो रॉ मटेरियल है प्रोडक्ट बनाने के लिए जो मटेरियल यूज़ करते हैं उसको कहते हैं रॉ मटेरियल। सेमी फिनिश गुड्स, प्रोडक्ट जब कुछ मैन्युफैक्चर हो जाता है, कुछ अभी बनना बाकी है, उसको कहते हैं सेमी फिनिश, वो भी आ जाता है। और फिनिश गुड्स यानी जो बन गया हुआ स्टॉक वो भी आता है। तो तीन तरह का स्टॉक, एक रॉ मटेरियल यानी जिसको भी हमने बनाना स्टार्ट भी नहीं किया, सेमी फिनिश यानी जिसका कुछ पोर्शन कंप्लीट और कुछ इनकम्प्लीट है, और फिनिश गुड यानी जो कंप्लीट हो चुका है। तीनों तरह के स्टॉक जो हैं वो क्लोजिंग स्टॉक हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। अब यहाँ पे पढ़ो, जनरली ये इंपॉर्टेंट है, क्लोजिंग स्टॉक अपेयर्स बोथ ऑन ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस शीट। जनरली क्लोजिंग स्टॉक को हम दो जगह दिखाते हैं, कहाँ पर, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में और बैलेंस शीट में। बट इफ इट अपेयर्स ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस, अगर ट्रायल, जनरली आपको सबको पता है कि जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं होता, कब होता है, जब एडजस्टेड परचेज हो। तो अगर मान लो क्लोजिंग स्टॉक आपका ट्रायल बैलेंस के अंदर डेबिट साइड में दिखाया गया है, तो याद रखना इट विल शो ओनली इन बैलेंस शीट ऑन एसेट साइड। ये हम कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस शीट में दिखाएंगे। जनरली क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आता है, ये आपका ट्रायल बैलेंस का टोटल है, इसके बाहर नीचे दिया होता है क्लोजिंग स्टॉक। तो अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया है तो इसकी दो जगह हैं, कहाँ, एक तो बैलेंस शीट और दूसरा कहाँ, ट्रेडिंग अकाउंट। लेकिन अगर ये ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है तब इसकी सिर्फ एक ही जगह है, कहाँ, बैलेंस शीट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, तो ये याद रखना आपको। फॉर्मुलेस हैं कुछ, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किसे कहते हैं, जो गुड्स हमने बेची उसकी कॉस्ट, जो गुड्स हमने बेची उसकी कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब हो गया ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो याद रखना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब हो गया जो गुड्स हमने बेची, सेलिंग प्राइस नहीं है, जो गुड्स बेची उसकी कॉस्ट। मान लो ओपनिंग स्टॉक, सपोज करो कि ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर 10,000 है, नेट परचेजेस 50,000 हैं, क्लोजिंग स्टॉक 5,000 है, तो नेट कितना हो गया 55,000।
ये हो गई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब ये बेची मान लो हमने 75,000 की, इसको हम बोलेंगे सेलिंग प्राइस। तो याद रखना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अलग है, सेलिंग प्राइस अलग है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया जो गुड्स हमने बेची उसकी कॉस्ट, और सेलिंग प्राइस हो गया जिसके अंदर हमने प्रॉफिट भी इंक्लूड किया। तो चलिए नेट सेल का फॉर्मूला क्या हो गया फिर, जो भी आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, जैसे इस केस में 55,000 थी, अगर इसमें मैं ऐड कर दूं 20,000 प्रॉफिट, क्या ऐड कर दूं प्रॉफिट, तो ये मेरा 75,000 मेरी क्या बन गई, ये मेरी सेल बन गई। तो सेल कैसे निकालनी है, जो भी आपकी कॉस्ट है यानी 55,000 उसमें आप ऐड करो ग्रॉस प्रॉफिट, मान लो 20,000 है तो कुल हो गया 75,000, तो इसको हम क्या कहेंगे सेलिंग प्राइस। आई होप ये भी आपको क्लियर है। फॉर्मूले लिख लेना क्योंकि एमसीक्यू इससे रिलेटेड पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, ये था आज का सेशन। आज हमने सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट डिस्कस किया, कल हम करेंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट डिस्कस, फिर एक दिन करेंगे बैलेंस शीट, और फिर हम एक दिन इसके पूरा सेशन में इसका लाऊंगा एमसीक्यूज के लिए। तो आज के लिए इतना ही। बाकी एमसीक्यूज आपको पीडीएफ क्रिंस कॉमर्स जोन की ऐप में दी हुई है, साथ ही मॉक टेस्ट हैं विद एनालिसिस वीडियोस, वो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन मैं एक बार आपको फिर बोलूँगा कि आदत होती है बच्चों की कि जैसे ही एग्ज़ाम लेट होता है तो प्रिपरेशन का वो लेवल जो है कम कर देते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना। जैसे अभी आप प्रिपरेशन कर रहे थे एग्ज़ाम तक वैसे ही प्रिपरेशन जारी रखो, तब जाकर रिजल्ट मिलेगा। अगर आप फिर से प्रिपरेशन करना छोड़ दोगे तो वो आपके लिए मुनाफा नहीं होगा, घाटा ही होगा। तो आप अपना लेवल प्रिपरेशन का वही रखें, यही समझ के कि नवंबर मंथ में आपका जो एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है। हालांकि हो भी सकता है, ये तो र्यूमर्स हैं, मे बी ना हो, लेकिन आपको तैयारी जारी रखनी है और सेम इंटेंसिटी से आपको ये तैयारी करनी है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट सेशन कल आएगा जिसमें हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, फिर बैलेंस शीट का भी एक सेशन, उसके बाद एमसीक्यू। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।